हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट, जो कि बीफार्म फोर्थ सेमेस्टर का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं कि सिलेबस क्या क्या हमें पढ़ना है, फिर आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो इसमें सिलेबस में देखते हैं इंट्रोडक्शन टू द मेडिसिनल केमिस्ट्री, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट टू द मेडिसिनल केमिस्ट्री, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल एक्शंस, यानी कौन कौन सी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उस ड्रग की जो कि बायोलॉजिकल एक्शन देने में उसको प्रभावित करती हैं। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं इसमें। तो पहला है इसमें आयोनाइजेशन, सॉल्युबिलिटी, पार्टीशन कोफिशिएंट, हाइड्रोजन बाइंडिंग, एंड नेक्स्ट में है प्रोटीन बाइंडिंग, चिलेशन, बायोआइसोटेरिज्म, ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और नेक्स्ट टॉपिक जो है मेरा वो है ड्रग मेटाबॉलिज्म। इसमें ड्रग मेटाबॉलिज्म प्रिंसिपल, फेज फर्स्ट, फेज सेकंड रिएक्शन पढ़नी है, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ड्रग के मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करती हैं। इसमें देख लेते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन, मेडिसिनल केमिस्ट्री है क्या। तो इसमें मेडिसिनल केमिस्ट्री इज ए डिसिप्लिन कंसर्न विथ डिज़ाइन, डेवलपमेंट एंड सिंथेसिस ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग, यानी मेडिसिनल केमिस्ट्री में हम किसी ड्रग की डिज़ाइन और डेवलपमेंट या उसकी सिंथेसिस को भी पढ़ते हैं। इट इंक्लूड द स्टडी ऑफ एग्जिस्टिंग ड्रग, देयर फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, टॉक्सिक इफेक्ट्स, क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, यानी पहले से अवेलेबल ड्रग जो है उनकी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी, टॉक्सिक इफेक्ट और उसका सार पढ़ना है, यानी उसकी जो है स्ट्रक्चर में किसी प्रकार के ग्रुप जोड़ने से, उसमें से घटाने से उसकी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी पर क्या असर आता है, इसी को हम सार कहते हैं। तो इसे पढ़ना है। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट्स, यानी हिस्ट्री क्या है इसकी। थेराप्यूटिक प्रॉपर्टीज ऑफ प्लांट्स वे डिस्क्राइब्ड इन एंशिएंट ग्रीक एंड रोमन्स आर रिकॉर्डेड इन द हिप्पोक्रेट्स, डायोस्क्राइड्स, प्लानी एंड गैलेंस, यानी ए साइंटिस्ट हैं हिप्पोक्रेट्स, डायोस्क्राइड्स, प्लानी एंड गैलेंस, जिन्होंने अपनी बुक में जो है ड्रग जो है प्लांट से मिलने वाली ड्रग जो है उनकी थेराप्यूटिक एक्टिविटी के बारे में उन्होंने बताया है। और हिस्ट्री में तो इसमें देख लेते हैं कि 19वीं सेंचुरी तक कौन कौन सी ड्रग जो है सिंथेसाइज की गई या डिस्कवर की गई। इसमें सबसे पहले है मार्फिन। ये मार्फिन का स्ट्रक्चर है। तो मार्फिन की डिस्कवरी जो है 1805 यानी 1805 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट इसमें क्विनीन, इसकी डिस्कवरी 1823 में हुई थी। एट्रोपिन, इसकी डिस्कवरी 1834 में हुई। डाईएथर इसकी डिस्कवरी 1842 में हुई। नाइट्रस ऑक्साइड, इसकी डिस्कवरी 1845 में हुई। क्लोरोफार्म 1847। आयोडीन, इसकी डिस्कवरी 1839। फिनाल की डिस्कवरी जो है 1860 में हुई। फिनाल को हम कार्बोलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। ये जो है एंटीसेप्टिक के रूप में या डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। और नेक्स्ट जो है इसमें तो एज ऑफ इनोवेशन ऑफ केमिस्ट्री, यानी 20वीं सेंचुरी तक कौन कौन सी ड्रग जो है डिस्कवर की गई। तो इसमें 1928 में जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। एक फंगस था पेनिसिलियम नोटेटम, उसी से उन्होंने प्रोड्यूस किया था। और सेकंड है 1940 से 1941 के बीच में चैन फ्लोरे और हिटर नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बेंजिल पेनिसिलिन, जिसको हम पेनिसिलिन जी के नाम से जानता है, इसको डिस्कवर किया था इन्होंने। इट वॉज फाउंड दैट ड्रग थैलिडोमाइड व्हिच हैड बीन इंट्रोड्यूस्ड एज ए सेडेटिव यूज्ड बाय प्रेग्नेंट मदर लीड टू बर्थ ऑफ डिफॉर्म चाइल्ड। इसमें बताया गया है कि एक ड्रग थैलिडोमाइड थी जिसको सेडेटिव के रूप में यूज किया जाता था। तो अगर इसको प्रेग्नेंट मदर के द्वारा कंज्यूम किया जाए, उसको प्रेस्क्राइब किया जाए, तो उसके के द्वारा जो है जिस चाइल्ड का बर्थ होता है वो अब नॉर्मल होता है। उसमें कई प्रकार की अबनॉर्मलिटी देखने को पाई जाती है, जिससे उसमें किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन ही उसमें डिसअपियर हो जाता है। तो ये है थैलिडोमाइड का साइड इफेक्ट। और डेवलपमेंट ऑफ हिस्टामिन एंटागोनिस्ट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर लीड टू सिमेट्रीन देन रेनिट्रीन, ये बताया गया है। और बाद में जो है हिस्टामिन एंटागोनिस्ट खोजे गए जो कि पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट में यूज किए जाते थे, और बाद में सिमेट्रीन और फिर रेनिट्रीन जैसी ड्रग जो है डिस्कवर की गई। इसमें देखते हैं कि फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो ड्रग की बायोलॉजिकल एक्टिविटी को या थेराप्यूटिक एक्टिविटी को अफेक्ट करती हैं। तो सबसे पहले देखते लेते हैं कि इसमें फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ है क्या। तो एबिलिटी ऑफ ए केमिकल कंपाउंड टू इलिसिट फार्माकोलॉजिकल
और थेराप्यूटिक इफेक्ट इज रिलेटेड टू इन्फ्लुएंस ऑफ वेरियस फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल सब्सटेंस ऑन द बायोमोलिक्यूल दैट इंटरेक्ट। इसमें बताया गया है कि किसी ड्रग की जो है फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी शो करने की, दिखाने की जो है एबिलिटी, क्षमता जो होती है, बहुत सारे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर डिपेंड करती है या उनसे प्रभावित होती है। तो उसमें देख लेते हैं कौन कौन सी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इसमें एक सॉल्युबिलिटी है, पार्टीशन कोफिशिएंट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आयोनाइजेशन ऑफ ड्रग, प्रोटीन बाइंडिंग, बायोआइसोटेज्म, कॉम्प्लेक्सेशन जिसको हम चिलेशन के नाम से भी जानते हैं इसको, ऑप्टिकल एंड जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो चलिए अब हम एक एक को डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपना टॉपिक है सॉल्युबिलिटी। इन सॉल्युबिलिटी देखना है, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस एट ए गिवन टेम्परेचर इज डिफाइंड एज एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू डिजॉल्व इन सॉल्वेंट। यानी किसी सब्सटेंस का किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सॉल्वेंट में डिजॉल्व होने की एबिलिटी, यानी सॉल्वेंट में डिजॉल्व होने की उसकी जो क्षमता होती है वह इसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। सॉल्युबिलिटी जो है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर, टेम्परेचर, पीएच और प्रेशर पे जो है डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, प्रेशर ज़्यादा है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ऐसे अफेक्ट करती है सॉल्युबिलिटी। द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस आर हेल्ड टुगेदर बाय वेरियस टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। यानी ऑर्गेनिक सब्सटेंस में जो एटम्स जो होते हैं या मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एक दूसरे से बहुत सारे कई प्रकार के बॉन्ड से जुड़े होते हैं। उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है, आयनिक बॉन्ड हो सकता है, डाइपोल बॉन्ड हो सकता है। So these forces are involved in solubility because it is the solvent solute and solvent interactions that affect the solubility। ये जो फोर्सेस जो होते हैं तो ये सॉल्बिलिटी में कैसे इन्वॉल्व होते हैं, यानी कैसे इन पर सॉल्बिलिटी डिपेंड करती है। तो सॉल्वेंट के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, या सल्यूट के बीच में, या सल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, इसकी वजह से सॉल्बिलिटी अफेक्ट होती है, प्रभावित होती है। क्योंकि अगर सल्यूट या सॉल्वेंट के बीच में जो इंटरेक्शन जो है, अगर इंटरेक्शन स्ट्रांग होगा तो सॉल्बिलिटी उसकी कम होगी। तो अब देख लेते हैं कि कौन कौन से मेथड हैं, जिनके द्वारा हम सॉल्बिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, यानी सॉल्बिलिटी को हम सही कर सकते हैं, सॉल्बिलिटी बढ़ा सकते हैं। जिसमें सबसे पहला है स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन। वो ड्रग्स जो है उसकी केमिकल स्ट्रक्चर में किसी प्रकार के मॉडिफिकेशन करने से कर देते हैं तो सॉल्बिलिटी बढ़ जाती है। यूज ऑफ को सॉल्वेंट्स लाइक एथेनॉल, सॉर्बिटॉल, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल। तो ये पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल ये सब को सॉल्वेंट्स हैं जिनका यूज करके हम सॉल्बिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। एंड थर्ड मेथड है इसमें एम्प्लॉइंग सर्फेक्टेंट्स को उस ड्रग्स में ऐड करके जो है हम सॉल्बिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं या सॉल्बिलिटी उसकी इंक्रीज कर सकते हैं। और नेक्स्ट है इसमें पार्टीशन कोफिशिएंट जो है, तो ये आयोनाइज्ड या अनआयोनाइज्ड ड्रग जो होते हैं इनकी दो फेजेस के बीच में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है उसी को हम पार्टीशन कोफिशिएंट बोलते हैं। पार्टीशन कोफिशिएंट को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें पी इक्वल टू कंसनट्रेशन ऑफ ड्रग इन ऑक्टेनॉल एंड कंसनट्रेशन ऑफ ड्रग इन वाटर। इसको हम देख लेते हैं, जिसे पार्टीशन कोफिशिएंट जैसे पी से डिनोट करते हैं इसमें। तो पी इक्वल टू कंसनट्रेशन ऑफ ड्रग इन लाइपोफिलिक मीडियम upon concentration of drug in hydrophilic medium। यानी लाइपोफिलिक मीडियम में ड्रग की क्या कंसंट्रेशन है और हाइड्रोफिलिक मीडियम में कितनी कंसंट्रेशन है, इसी के रेशियो को जो है पार्टीशन कोफिशिएंट बोलते हैं। तो इसको हम एक अलग इक्वेशन लिख सकते हैं, पी इक्वल टू जीटा एक्स इंटू ओ अपॉन एक्स टू डब्लू।
यानी ओस मीन्स ऑयली मीडियम, डब्ल्यू मीन्स वाटर मीडियम, यानी कंसनट्रेशन ऑफ ड्रग इन ऑयली मीडियम अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ ड्रग इन वाटर, इसी को हम पार्टीशन कोफिशिएंट कहते हैं। यहाँ पर हमने ऑक्टेनॉल क्यों लिया है, तो ऑक्टेनॉल जो है एक लाइपोफिलिक मीडियम के जैसे वर्क करता है एंड फास्फेट बफर जो है इसमें यूज किया जाता है एक्वस फेज में, जो कि हाइड्रोफिलिक मीडियम के जैसे काम करता है। ये कौन कौन से फैक्टर हैं जो पार्टीशन कोफिशिएंट को अफेक्ट करते हैं, तो इसमें पीएच आता है, को सॉल्वेंट्स जो आपने अभी पिछले पेज में देखा है, सर्फेक्टेंट्स हैं, कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये जो है पार्टीशन कोफिशिएंट को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है एक स्पेशल प्रकार का डायपोल इंटरेक्शन होता है हाइड्रोजन एटम और उस पोलर बॉन्ड बनाता है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के अंदर, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, इनके ऊपर जो है एक अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, अनशेयर्ड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इसी से जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, इसी को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं या हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। तो इसमें बताया गया है कि द एटम्स कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड शुड हैव एटलीस्ट वन अनशेयर्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उनके ऊपर जो है कम से कम एक अनशेयर्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। और इसमें बताया गया है कि वही कंपाउंड जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकती हैं जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम दो क्लास में क्लासीफाइड करते हैं, जैसे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है उसको हम इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। जैसे ये वाटर के अलग अलग मॉलिक्यूल हैं, इनके ऑक्सीजन से जो है नेक्स्ट वाटर का हाइड्रोजन जो है वो बॉन्डिंग कर रहा है, तो इसको हम इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। और सेकंड है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पहला इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ये है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें जो है एक ही मॉलिक्यूल के अलग अलग एटम जो हैं एक दूसरे से बॉन्डिंग करते हैं। जैसे सैलिसिलिक एसिड एक कार्बोक्सिलिक एसिड का जो है ऑक्सीजन जो है इसी के ऑर्थो पोजीशन पर लगे हुए हाइड्रोक्सी ग्रुप के हाइड्रोजन से जो है बॉन्डिंग करता है, तो इसको हम इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। इसी प्रकार आर्थोनाइट्रोफिनॉल्स में ये नाइट्रोजन के कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जो ऑक्सीजन है इसी के जस्ट एडजेसेंट वाला जो है हाइड्रोक्सी ग्रुप का हाइड्रोजन जो है इसके साथ बॉन्डिंग कर रहा है, तो इसको हम इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है आयोनाइजेशन ऑफ ड्रग। तो अधिकतर ड्रग जो है या तो वीकली एसिडिक होती हैं या तो वीकली एल्कलाइन होती हैं, बेस होती हैं, और ये आयोनाइड या अनआयोनाइड स्टेट में पाई जाती हैं। तो आयोनाइजेशन ऑफ ड्रग जो है pKa या pH पे डिपेंड करता है, और एक सॉल्बिलिटी पर भी इसका काफ़ी अच्छा इफेक्ट देखने को मिलता है। और हाइड्रोजन रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग या रिसेप्टर के साथ इंटरेक्शन जो है उसके लिए ये रिक्वायर्ड होता है। अगर आयोनाइजेशन किसी ड्रग का हो जाता है, आयोनाइड ड्रग जो है जाकर के रिसेप्टर से बाइंड करती है, लेकिन ड्रग के अनआयोनाइड होना बहुत अच्छा होता है क्योंकि अनआयोनाइड ड्रग जो है ब्लड में एब्जॉर्ब होती है और वो जा कर के तब रिसेप्टर से बाइंड होती है और फिर उसका आयोनाइजेशन होता है। तो नेक्स्ट इसमें प्रोटीन बाइंडिंग, द रिवर्सिबल बाइंडिंग ऑफ प्रोटीन विथ नॉन स्पेसिफिक एंड नॉन फंक्शनल साइट, यानी इसमें जो है ड्रग जो है रिवर्सिबली जो है प्रोटीन के नॉन स्पेसिफिक या नॉन फंक्शनल यानी ऐसे साइट पर बाइंड करती है जहाँ से कोई फंक्शन नहीं देता है और बाद में जा कर के वो बिना कोई इफेक्ट दिखाए, बायोलॉजिकल इफेक्ट दिखाए जो है बाइंड करती है, तो इसे हम प्रोटीन बाइंडिंग बोलते हैं। और बाद में जो है प्रोटीन से अलग हो करके हो जाती है, रिसेप्टर से बाइंड करती है। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें प्रोटीन प्लस ड्रग जो है एक दूसरे से बाइंड करके प्रोटीन ड्रग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और ये कॉम्प्लेक्स जो है बाद में ब्लड के थ्रू जो है टारगेट साइट पे जाता है और वहाँ पर इस प्रोटीन से अलग होकर के रिसेप्टर से बाइंड होती है ड्रग। तो ये जो है मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रोटीन इन्वॉल्व इन द बाइंडिंग ऑफ ड्रग इज एल्बुमिन, यानी वो काफ़ी पर्याप्त मात्रा में पाए जाने वाली जो है प्रोटीन ब्लड में उसे हम एल्बुमिन कहते हैं। ये लगभग ब्लड प्रोटीन का हाफ पार्ट होता है, यानी ब्लड में जितनी प्रोटीन पाई जाती है उसका हाफ पार्ट जो है एल्बुमिन ही होता है। ये एसिडिक ड्रग से बाइंड करती है।
सो गाइस, वीडियो को हम यहीं पर रोकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।